हुआ था जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी अक्सर छुट्टियां बिताने आती थीं। एक दिन वह चिकरगाड़ में एक चट्टान पर बैठकर किताब पढ़ रही थीं। घने देवदार के जंगलों से आती ठंडी हवाएं इंदिरा को सहला रही थीं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती गई और घोड़ों की आवाज में बदल गई। इंदिरा ने ऊपर देखा तो एक युवा साधु सफेद घोड़े पर सवार और सफेद मखमली चादर ओढ़े उनके सुरक्षा कर्मियों के पास रुका। लंबे बिखरे बालों वाले इस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या वह इंदिरा गांधी हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उसने कहा। लेकिन इंदिरा के सहायक ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर इंदिरा खुद उस आदमी के पास गई और पूछा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक योग गुरु हूं और आपको योग सिखाना चाहता हूं। इस मुलाकात के ठीक 14 साल बाद 1971 के चुनावों में इस शख्स ने अपने पत्रकार दोस्तों को कैबिनेट मंत्रियों की सूची थमा दी, वो भी आधिकारिक घोषणा से पहले। इससे आप उसकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और, सिर्फ योग सिखाकर ही उसने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली थी, वो भी बिना किसी आयात शुल्क के। वो विदेशी विमान खरीदता था। उसने कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के पास अपनी हवाई पट्टी भी बनवाई थी, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उसके सामने बोलना तो दूर, रक्षा मंत्रालय ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की, जिन्हें भारतीय राजनीति का रासपुतिन भी कहा जाता है। धीरेंद्र इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें इंदिरा गांधी के कमरे और दफ्तर में बिना किसी रोक टोक के आने जाने की इजाजत थी। वो खुद को गांधी परिवार का सदस्य मानता था और सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता था। लेकिन एक गरीब लड़के ने भारत के सबसे शक्तिशाली और अमीर गुरु बनने का सफर कैसे तय किया? उसने इंदिरा गांधी के मन में अंधविश्वास की चिंगारी कैसे भड़काई? और आखिर क्यों इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने उन्हें अपनी मां के पार्थिव शरीर के करीब भी नहीं आने दिया? जानेंगे इस अनकही और अनसुनी कहानी में। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के एक छोटे से गांव बैसाठ चांदपुरा से, जहां 12 जुलाई 1923 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था धीरेंद्र चौधरी। आर्थिक रूप से पिछड़े इस गांव में धीरेंद्र का बचपन बेहद गरीबी में बीता, लेकिन उसका एक ही सपना था, भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बनना। इसी सपने के साथ 13 साल की उम्र में धीरेंद्र अपना गांव छोड़कर काशी चले गए और योग सीखने के लिए महर्षि कार्तिकेय के गुरुकुल में दाखिला लिया, जहां अपनी गहरी बुद्धि और अनुशासन के बल पर कुछ ही वर्षों में धीरेंद्र चौधरी ने योग शास्त्र के छात्र से योग गुरु बनने तक का सफर पूरा कर लिया और धीरेंद्र ब्रह्मचारी बन गए। शुरू से ही धीरेंद्र भारत के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को अपने योग शास्त्र की दीक्षा देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए शोहरत चाहिए थी, जिसे कमाने के लिए धीरेंद्र ने अपना योग आश्रम खोला और 60 के दशक में उन्होंने जम्मू के मनादालाई में अपना पहला योग आश्रम शुरू किया, जो श्रीनगर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। और उनकी किस्मत तब चमकी जब पंडित नेहरू अपनी बिगड़ती सेहत को लेकर आराम करने जम्मू आए। जैसे ही इस बात की खबर मनादालाई आश्रम में पहुंची, धीरेंद्र दौड़े दौड़े उनके पास गए और पीएम नेहरू को भरोसा दिलाया कि अगर वह उनसे योग सीखेंगे तो उनके शरीर के सभी विकार ठीक हो जाएंगे। पंडित नेहरू ने भी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और योग से उनकी सेहत में वाकई सुधार आया। हालांकि इसके बाद वह दिल्ली लौट आए, लेकिन साल 1957 में धीरेंद्र को प्रधानमंत्री की बेटी इंदिरा गांधी से मिलने का मौका मिला। वही मुलाकात जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इंदिरा गांधी से मिलने के बाद धीरेंद्र ने पहले तो उन्हें कश्मीर में रोज सुबह योग का अभ्यास कराया और फिर मौका मिलते ही गांधी परिवार के साथ साल 1958 में दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कई बड़े नेताओं को योग सिखाना शुरू किया। इस तरह अगले 2 सालों में धीरेंद्र ब्रह्मचारी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि साल 1959 में उन्हें जंतर मंतर रोड पर एक सरकारी बंगला भी आवंटित किया गया और विश्वायतन योग आश्रम खोलने में भी मदद मिली, जिसका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया था। धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक योग गुरु होने के साथ साथ एक ज्योतिषी और पंडित भी थे और इंदिरा गांधी पर उनका बहुत गहरा प्रभाव था, जिसके बारे में इंदिरा ने खुद 17 अप्रैल 1958 को अपनी अमेरिकी पत्र मित्र डोरोथी नॉर्मन को एक पत्र लिखा था। मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। एक बहुत ही सुंदर योगी मुझे योग सिखाते हैं। उनका चेहरा और आकर्षक शरीर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उनसे बात करना एक तरह की सजा है। वह बहुत अंधविश्वासी इंसान है, लेकिन उस समय इंदिरा को अंदाजा नहीं था कि यह अंधविश्वास भविष्य में उन पर कितना गहरा असर डालने वाला है, जिसके बारे में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जैसा कि पूर्णिमा जयकर अपनी किताब में लिखती हैं, धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा को भरोसा दिलाया था कि संजय और उन्हें बर्बाद करने के लिए गुप्त जगहों पर रहस्यमयी तांत्रिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इन दुष्टों के अनुष्ठानों से निपटने के लिए उन्हें भी उतने ही प्रभावी मंत्रों और अनुष्ठानों की जरूरत होगी, और यह भी संभव है कि इंदिरा गांधी ने अपने बेटे और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें तंत्र मंत्र करने की इजाजत भी दी हो।
पिछले साल 1973 से 74 में इंदिरा गांधी भी अंधविश्वास और ज्योतिष में यकीन करने लगी थी। एक और घटना दिल्ली के श्मशान घाटों में सीबीआई अफसरों को दौड़ाने से जुड़ी है, जिसके बारे में तत्कालीन सीबीआई निदेशक अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। एक दिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मेरे दफ्तर आए और मुझसे कहा कि तुम अपने जासूसों और अफसरों की पूरी फौज दिल्ली के श्मशान घाटों में दौड़ा दो। उन्होंने पूछा, क्यों? तब धीरेन्द्र ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के एक श्मशान घाट में प्रधानमंत्री इंदिरा और उनके बेटे संजय के खिलाफ मारण तंत्र का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों ने श्मशान घाटों के चक्कर लगाए थे। वरिष्ठ पत्रकार कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा है कि 1970 के दशक में वह संजय गांधी के बेहद करीबी हो गए थे और गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद बन गए थे। कहा जाता है कि ब्रह्मचारी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें योग सिखाने के बहाने इंदिरा के कमरे में अकेले जाने की इजाजत थी। उन्हें अक्सर गांधी परिवार के साथ खाना खाते देखा जाता था। इसी नजदीकी के कारण कई लोग उन्हें भारत का रासपुतिन कहने लगे थे, क्योंकि गांधी परिवार के निजी मामलों में उनकी दखलंदाजी होती थी। उदाहरण के लिए, जब इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी को अपने घर से निकालने का फैसला किया, तो वह चाहती थी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गवाह के तौर पर वहां मौजूद रहें। राजनीति में भी उनका नाम काफी मशहूर था और कहा जाता है कि वो अपने फायदे के लिए रातों रात मंत्री बदल देते थे। आपको बता दें कि रासपुतिन को एक ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता है जिसने रूसी राज परिवार के सदस्यों को अपने वश में कर लिया था और खुद भी सालों तक रूसी राजा के महल में एक राजा की तरह रहा था। रासपुतिन की तरह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जिन्होंने खुद उनसे योग सीखा था, लिखते हैं कि ब्रह्मचारी दिखने में बेहद तेजस्वी और प्रभावशाली थे। गोरी त्वचा, शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व और उनकी उपस्थिति में एक खास तरह की ऊर्जा का एहसास होता था। इसी तरह इंडिया टुडे के पत्रकार डिल्लो बॉब ने अपने लेख में लिखा था कि उस समय ब्रह्मचारी की उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मुश्किल से 45 साल के लगते हैं। उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग उन्हें मसीहा तक मानते थे। 6 फुट 1 इंच लंबा, बिखरे बाल और ऐसी छवि मानो वो कोई दिव्य पुरुष हो। उनकी उपस्थिति इतनी खास थी कि लोग उन्हें देखने के लिए खींचे चले आते थे। कश्मीर की ठंड में भी वो अपने शरीर पर सिर्फ एक सफेद मखमली चादर लपेटे रहते थे और तर्जनी उंगली में सफेद लेडीज हैंडबैग लटकाए रहते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को कारों और हवाई जहाजों का बहुत शौक था। उनके पास एक नीले रंग की टोयोटा कार हुआ करती थी जिसे वो खुद चलाते थे। इसके अलावा उनके पास कई प्राइवेट जेट भी थे। इनमें 4 सीटों वाला सेस्ना, 19 सीटों वाला डोर्नियर और माल 5 जैसे विमान शामिल थे। ब्रह्मचारी इन्हें खुद उड़ाते थे। ये सभी विमान दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान भरते थे और उन्हें वहां से उड़ान भरने की पूरी आजादी थी। इतना ही नहीं, पालम के पास सिलचर में उनका एक निजी हैंगर था और जम्मू के पास कटरा और मनात में भी उनके अपने हेलीपैड और हवाई पट्टियां थी। 1976 में उन्होंने अमेरिका से एक 4 सीटों वाला M5 विमान मंगवाया, लेकिन उसकी कस्टम ड्यूटी देने से पूरी तरह बच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर में एक निजी हवाई पट्टी बनाने की भी अनुमति ले ली, जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब थी, और इससे सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी हुई। लेकिन फिर आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, तो आपातकाल की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट में उनके बारे में कई खुलासे हुए। उदाहरण के लिए 1969 में उन्हें अशोक रोड के पास एक 0.68 एकड़ का एक प्लॉट मिला, जो सिर्फ 50 रुपए की कीमत पर खरीदा गया था। जी हाँ, 1.5 एकड़ जमीन सिर्फ 50,000 रुपए में। और माणिक, इसके कुछ समय बाद ही उन्हें 3.3 एकड़ का एक और प्लॉट मिल गया, वो भी बेहद कम कीमत पर। इसी तरह जमीन के अवैध आवंटन और बिना टैक्स चुकाए विदेशी सामान आयात करने के कई मामले उन पर चलाए गए। लेकिन धीरेन्द्र दिल्ली छोड़कर जम्मू के पास मनात स्थित अपने और तारीखों का सिलसिला चलता रहा। फिर साल 1980 में इंदिरा की वापसी के साथ ही भरतमचारी पर चल रहे सभी मामले रद्द कर दिए गए। इसके साथ ही धीरेन्द्र दिल्ली आ गए और फिर से राजनीति में सक्रियता दिखाने लगे, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा दिन नहीं चला। दरअसल 1980 में धीरेन्द्र भरतमाछरी ने अपने लिए दुनिया का सबसे तेज तीर वाला खिलौना मंगवाया था और हमेशा की तरह संजय गांधी ने भी योग गुरु के इस विमान पर हाथ आजमाया। लेकिन इस बार एक भयानक हादसा हुआ और संजय गांधी की मौत हो गई। इसके साथ ही भरतमचारी की किस्मत ने भी करवट बदली और राजीव गांधी के उत्थान के साथ ही भरतमचारी का पतन शुरू हो गया। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजीव गांधी धीरेन्द्र भरतमचारी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजीव को लगता था कि भरतमचारी की वजह से उनकी मां की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जब राजीव सक्रिय रूप से राजनीति में आए और इंदिरा गांधी का समर्थन करने लगे, तो उन्होंने धीरेन्द्र भरतमचारी को दरकिनार करने का फैसला किया। वह जानबूझकर बहाने बनाकर भरतमचारी को इंदिरा गांधी से मिलने से रोकते थे।
धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाले भोज में भरत मचारी को बुलाया जाना बंद हो गया। फिर वर्ष 1982 में दर्शन के तहत धीरेन्द्र भरत मचारी का योग कार्यक्रम अचानक बंद कर दिया गया। अगली घटना वर्ष 1983 में हुई। धीरेन्द्र भरत मचारी की जम्मू में शिवा नाम की एक बंदूक फैक्ट्री थी। हालांकि धीरेन्द्र भरत मचारी किसी तरह इस केस से बच निकले और राजनीतिक सत्ता के लालच में इंदिरा गांधी से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि स्वामी ने इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनसे संपर्क करने की आखिरी कोशिश की थी। जब इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब वह उस चबूतरे पर पहुंच गए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। कहा जाता है कि राजीव गांधी के निर्देश पर धीरेन्द्र भरत मचारी को चुपचाप वहां से नीचे उतार दिया गया और उन्हें दोबारा उस जगह नहीं जाने दिया गया जहां इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हो रहा था। इसके बाद दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे का मुफ्त में इस्तेमाल करने वाले भरत मचारी से इसके इस्तेमाल के लिए शुल्क मांगा गया और उनके आश्रम के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए और वेतन वृद्धि के लिए उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिससे इस योग गुरु की मुश्किलें बढ़ने लगी। हालांकि अपनी अपार संपत्ति और प्रभाव के बल पर उन्होंने कुछ सालों तक अपना साम्राज्य संभाला, लेकिन फिर जून 1994 में संजय गांधी की मृत्यु के ठीक 14 साल बाद एक दिन धीरेन्द्र भरत मचारी अपने विमान से अपनी जमीन का निरीक्षण करने निकले। दुर्भाग्य से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ ही उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य की परतें भी धीरे धीरे ढहने लगी, जो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कमेंट में बताइए कि आपको योग गुरु धीरेन्द्र भरत मचारी की अनसुनी कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।